चैप्टर 4 लेक्चर 1 केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में बोलेंगे रासायनिक बल गतिकी। बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। तो फिजिकल केमिस्ट्री का 4th लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कब खत्म होगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते। कम से कम आधा चैप्टर ख़त्म होगा तब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लेक्चर अभी और लगेंगे। तो आज से स्टार्ट हो रहा है तो चलेगा। कम से कम 15, 16, 17, 18 लेक्चर तो लगे ही जाएंगे। देखते हैं कितना लगता है। ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, बेकार ऐसे है स्पीड में बता देंगे तो कम लगेगा, है ना। न्यूमेरिकल हर प्रैक्टिस करेंगे, सब न्यूमेरिकल हर तरह के, तो टाइम तो ज़्यादा लग ही जाता है। फिर अब ये स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से है। अच्छा, केमिकल मतलब रासायनिक अभिक्रिया से है, केमिकल रिएक्शन से है। ठीक, काइनेटिक्स मतलब यहाँ पे मोशन से है। किससे है? मोशन से। मोशन कह लो, स्पीड कह लो, रेट कह लो, जो भी बोलो आप। ठीक है, गति, चाल, दर और रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं की गति पर के बारे में पढ़ेंगे, उनके दर के बारे में, उनके वेग के बारे में। ठीक, उनके वेग बोले, वेलोसिटी बोलेंगे ना, या फिर क्या बोलेंगे, गति बोलो, इसके बारे में, या फिर दर बोलो, रेट, इसके बारे में स्टडी करने वाले। और प्लस इनको इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर होंगे उनको भी देखेंगे, है ना। किसी केमिकल रिएक्शन की रेट, स्पीड के कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनको भी पढ़ने वाले इस चैप्टर में। इस चैप्टर का यूज कहाँ पे है? इस चैप्टर का यूज कहाँ पे है? कोई भी प्रोडक्ट बनाना, हमें कोई ए से पी बनाना है तो मान लो ये 5 मिनट में होती है, ये 5 मिनट में होती है, तो हमें ये प्रोडक्ट बहुत फास्ट चाहिए। हमें ये प्रोडक्ट क्या चाहिए? बहुत फास्ट चाहिए। मान लो 1 किलोग्राम हमने डाला ए, हमें ये मिल रहा है 1 किलोग्राम मिलेगा, है ना। जितना डालेंगे उतना नहीं मिलेगा। 5 मिनट मिल रहा, पर हमें चाहिए कि मिनटों में मिलेगा, सेकेंडों में मिले। तो कुल मिला के अभिक्रिया की दर अभी क्या है, रेट क्या है, गति क्या है, 5 मिनट है। तो हम इसका क्या करना चाह रहे हैं? फास्ट करना चाह रहे हैं। ये रिएक्शन को क्या करवाना चाह रहे हैं? फास्ट करवाना चाह रहे हैं। अब स्पीड बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ क्या कर दें, इन्हीं चीज़ों के स्टडी करने वाले हैं। तो औद्योगिक रूप से ना, व्यापारिक रूप से इसका यूज होता है। ठीक है, कहीं फैक्ट्री में कोई चीज़ मान लो डिमांड बढ़ गई, मान लो सैनिटाइजर ही बन रहा था ना, तो सैनिटाइजर की डिमांड अचानक से बढ़ गई। सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, सैनिटाइजर का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, अब जिससे सैनिटाइजर बनता है वो मटेरियल भी बनता होगा, भाई केमिकल का यूज हो। तो वहाँ पे एल्कोहल बेस है तो एल्कोहल में एथिल अल्कोहल ही मिला रहे हैं। मान लो एथिल अल्कोहल का ही प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो एथिल अल्कोहल की बनाने की रिएक्शन बहुत सारी हैं, तो उसमें भी उसकी भी रेट बढ़ानी होगी। स्पीड में एथिल अल्कोहल बने तो क्या कर दे उसमें कि एथिल अल्कोहल जल्दी जल्दी हमको मिल जाए, तो हुआ ना, व्यापारिक रूप से यूज हो गया उसका। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे सिलेबस में ऐड है, हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। केमिकल काइनेटिक्स मतलब समझ में आया होगा तो ठीक है। अब ये जानते हैं रेट होती क्या है। रेट होती क्या है?
रेट होती क्या है? रेट होती क्या है? तो अब हमें देखना है रेट क्या होती है। कोई रिएजेंट है, ए है, ये प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो obvious सी बात है किसकी जो सांद्रता वही होगी पहले, उसकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा तभी ना प्रोडक्ट बनेगा। उसकी कंसंट्रेशन में क्या आएगा? चेंज आएगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो किसी टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, चाहे माइक्रो सेकेंड हो, चाहे सेकेंड में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे घंटों में हो, चाहे महीनों में हो, दिनों में, वर्षों में हो, कुछ हो। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या होती है? रेट होती है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो दर क्या लिखेंगे? सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपान में क्या? समय अंतराल। दर ये बन जाता। अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपान में क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक, सांद्रता में परिवर्तन ए के लिए दे रहे हैं, ये पी के लिए भी हो सकता है, ए के लिए भी हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, ए के लिए भी हो सकता है। आप गणितीय रूप से मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे वो अभी मैं बाद में बताता हूँ। इसके पहले हम ये जानते हैं कि रेट के बेस पे रिएक्शन कितने टाइप की होती है। रेट के बेस पे रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? कुछ बुक में उसी को बना लेते हैं 4-5 टाइप के, कुछ बुक में 3 टाइप के, मोस्टली 3 टाइप की ही बनती है। ठीक है, पर ये फार्मूला का यूज होगा अभी आगे, इसे ध्यान रखना। अच्छा, ठीक, तो याद रखना दर क्या होती है कि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? कि दर क्या कहलाती है? अभिक्रिया की वेग या दर कहलाता है। अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। अतिमंद अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, और मॉडरेट दर वाली अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया जिन्हें बोल देंगे, मंद अभिक्रिया। इसे बोलेंगे फास्ट रिएक्शन, इसे बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, इसे बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन या मॉडरेट स्लो रिएक्शन भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। इनके एग्जाम्पल का होंगे अतिमंद पे, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। ये लोहे में जंग का लगना कोई 1-2 दिन में नहीं हो जाता है, ये महीनों सालों में होता है ना। महीनों सालों माने कि ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, तो ये बहुत स्लो होती है, महीनों महीनों सालों सालों होती रहती है ना। ये तो बहुत स्लो अतिमंद में आ गई। तीव्र अभिक्रिया, जो भी आयनिक रिएक्शन होती हैं, जो भी क्या होती हैं? आयनिक रिएक्शन होती हैं, वो सभी कौन सी आती हैं? फास्ट रिएक्शन में। ठीक, आयन का एक्सचेंज होना होता है जिनमें, बस जैसे कि NaCl है, ये भी इसका इक्वल सोल्यूशन है, AgNO3 का इक्वल सोल्यूशन है। ठीक है, AgNO3 के इसको ये दोनों इक्वल सोल्यूशन आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? AgCl का वाइट PPT बनेगा ना, ये नीचे बैठ जाएगा।
अवक्षेप के रूप में ये नीचे बैठ जाएगा और ये सोडियम नाइट्रेट आयन के साथ पकड़ लेगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ है, बस और कुछ नहीं। अब इसके एक सोल्यूशन में इसका धन आयन, इसका ऋण आयन, इसका धन आयन, इसका ऋण आयन, यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ आपस में मिल गए। तो ये काम एकदम सेकेंडों में हो जाता है। अच्छा, ये काम का हो जाता है, सेकेंडों में होने जाता है। अब यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन ये तो इतनी स्लो होती हैं कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से कोई मतलब ही नहीं होता है ना। इनकी दर निर्धारण करने से क्या मतलब है, ये तो ऐसे पता चल रहा है बड़ी स्लो हो रही हैं। ये तो माइक्रो सेकेंड में हो जाते हैं, सेकेंडों में हो जाती हैं। तो इनका भी रेट हम निकाल ही नहीं पाते। अच्छा, इनकी भी रेट का यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले इस चैप्टर में। हम पढ़ेंगे इनको पढ़ेंगे, हम किनको पढ़ेंगे, मंद अपक्रियाओं को पढ़ेंगे, जो मॉडरेट लेवल की होती हैं, जो कुछ सेकेंडों, मिनटों या घंटों में होती हैं। ठीक, इनको पढ़ने वाले। तो जितनी भी बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन होंगी वो सारी होंगी। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर, जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगी, आणविक अपक्रियाएं, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। अच्छा, मंद अपक्रिया मतलब कि जिनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, बॉन्ड का टूटना, जो बनना हो। जैसे कि कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो ना, जिसमें बॉन्ड टूटे, जिसमें बॉन्ड बने, वो सभी क्या है, इसमें आएंगे। उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक, N2H2, यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच भी एक सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तीन टूटे, ये टूटे, तभी ना ये दोनों आपस में जाके रिएक्ट करेंगे ना। जहाँ बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं टूट रही थी, यहाँ पे तो आयन के रूप में थे, बॉन्ड थोड़ी ना कोई थे, आयन के रूप में तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ गया, फटाक से बन गई। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगी, बॉन्ड बनेगी, अब नए से जाके दूसरे जगह तो फिर बनेगी बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड, ब्रोकन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा तो समझ जाना, उसी की स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को मैथ की टर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, कोई रिएजेंट है, प्रोडक्ट P बना रहा है, कोई रिएजेंट है, प्रोडक्ट P बना रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट P बना रहा है। तो अभी हम क्या बनाए थे, रेट क्या होती है, रेट को हम R से, कैपिटल स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ठीक है, रेट को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल r से। ठीक, इसे दर भी बोल देंगे, इसे हम वेग भी बोल देंगे। ठीक है, हिंदी में ये क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपान में समय अंतराल। अब सांद्रता में परिवर्तन, किसकी सांद्रता में परिवर्तन, तो रिएजेंट के भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अच्छा, दर हम इसके भी रिस्पेक्ट निकाल सकते हैं, इसके भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। सांद्रता में परिवर्तन, जैसे R के लिए सांद्रता में परिवर्तन कहेंगे तो मान लो कि जब प्रारंभ में क्या था, इनिशियल में जब T 0 होगा, तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन A ली थी हमने, कितनी ली थी, A ली थी, तो अभी प्रोडक्ट क्या है, 0 है। समय कुछ बीटा, 10 सेकेंड बीटा, 5 सेकेंड बीटा, 5 मिनट बीता, 1 घंटे बीता, जो भी कहो, तो प्रोडक्ट मान लो X बन गया। जितना प्रोडक्ट बना है उतना कम पड़ा होगा, X कम पड़ रहा है, X कम पड़ रहा है तो X बनेगा। क्लियर है, इतनी सांद्रता ले रखी थी हमने R की, हमारा उत्पाद बन गया कुछ मिनट बाद, कुछ समय बाद। ठीक है, ये प्रारंभिक समय है, ये बाद का समय है। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ पे डेल्टा R लिखेंगे, डेल्टा R लिखना हो, जैसे डेल्टा R मतलब क्या हुआ, R की सांद्रता में परिवर्तन,
आर की सांता में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, बाद वाले से पहले वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाद वाले से क्या करेंगे, पहले वाला माइनस करेंगे, यही तो होगा। तो बाद वाले से पहले वाली सांता घटा देंगे, a माइनस एक्स से a को घटा देंगे, किसको घटा देंगे, a को घटा देंगे, यही हुआ। समय अंतराल क्या हुआ, डेल्टा टी होगा। मान लो बाद वाला समय ये t1 है, ये क्या है, t2 है, तो t2 से t1 घटा देंगे, है ना, t2 से t1 घटा देंगे, t2 ta है, ये क्या है, 0 है, तो ये t ही आ जाएगा। तो यही चीज़ हुआ। अच्छा, वो अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखना होता, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या करते फिर, डेल्टा पी कितना आता, बाद वाला x है तो x वाला, है ना, इनिशियल में क्या था, माइनस तो जीरो, है ना, ये हो जाता। तो दोनों के लिए रेट लिख लेते हैं, क्या निकल के आता हम देख लेते हैं, ठीक बात। तो इसके लिए हम किसके लिए, देखो एक चीज़ ये भी याद रखना, आर के लिए लिख रहे हैं, रेट किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में। आर जो होगा, आर क्या होगा, डिसअपियर होगा, है ना, ये क्या होगा, विलुप्त होगा, ये धीरे धीरे डिसअपियर होगा, तभी ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ये उत्पादित होगा, ये क्या होगा, विलुप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, आर के विलोपन की दर बताओ, आर के विलोपन की दर बताओ, पी के उत्पादन की दर बताओ। पी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, आर क्या है, रीजेंट अभिकारक है, ठीक है। तो अभिकारक के विलोपन की दर या विलुप्त होने की दर पूछेगा, डिसअपीयरेंस पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो आर के विलोपन की दर, आर के विलोपन की दर ऐसे लिखेंगे, विलोपन की दर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिसअपीयरेंस बोलेंगे ना। क्या हो जाएगा, आर ऐसे लिख देंगे, आर की सांता में परिवर्तन, आर की सांता में परिवर्तन अपान डेल्टा टी, यही लिखेंगे, ठीक बात, यही ना लिखेंगे हम, आर की सांता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय में परिवर्तन, बात समझ में, यही ना लिखेंगे, यही ना होता था हमारा ये फार्मूला, सांता में परिवर्तन, आर के लिए ले रहे हैं तो आर की सांता में परिवर्तन। अब आर की सांता में परिवर्तन हम यहाँ पे देखें, जो हमने लिख रखा है इधर, आर की सांता में परिवर्तन देखा हमने कितना हो रहा था, कितना हो रहा था, a माइनस एक्स माइनस ए, यही ना हो रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में ये क्या हो, डेल्टा टी कितना आ रहा है, डेल्टा टी टी माइनस जीरो, ये कितना आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो माइनस एक्स अपान में टी, माइनस एक्स अपान में टी आएगा। अब एक बात याद रखना प्यारे, एक बात ये याद रखना, जो रेट होगी कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो रेट होगी कभी निगेटिव नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं, निगेटिव आ रही, निगेटिव आ रही, इसलिए हम जब हम प्रोडक्ट रीजेंट के लिए लिखते हैं, किसके लिए, अभिकारक के लिए लिखेंगे, विलोपन की दर जब भी लिखेंगे, विलोपन की दर किसके लिए लिखेंगे, आर के लिए लिखेंगे, अभिकारक के लिए लिखेंगे। तो अगर अभिकारक के लिए बात हो रही है तब निगेटिव आएगी, पर निगेटिव आनी नहीं चाहिए, इसलिए अभिकारक के लिए क्या लगाएंगे, पहले से हम एक माइनस लगा देंगे, बात समझ में आई। तो अगर पहले से माइनस यहाँ पे होगा, पहले से माइनस यहाँ पे होगा, पहले से माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाते, पता चला मैंने शुरुआत में नहीं लगाया था, मुझे समझाना था, इसलिए पहले से यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई टी आ जाएगा, एक्स बाई टी आ जाएगा। तो डिसअपियर होने के लिए जब भी रेट लिखेंगे तो माइनस हमें पहले से लगाना पड़ेगा, बात समझ में। माइनस क्यों लगाते हैं, निगेटिव आ जाती, माइनस ना लगाते तो रेट हमारी क्या होनी चाहिए, रेट मतलब कि गति, मोशन, स्पीड क्या होनी चाहिए, कभी निगेटिव जाती क्या, जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो तो क्या आगे को जाओगे ना, बढ़ते जाओगे, अब ब्रेक लगाओगे तो रुक जाओगे, आप अचानक से डाउन हो जाएंगे, निगेटिव तो नहीं हो जाएंगे। अब पीछे ना चले जाओगे, पीछे तो ऐसा नहीं कि पीछे चले जाओ माइनस में चले जाओगे, तो रेट निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो समझ जाना फिर क्यों पॉजिटिव किया, अच्छा। तो स्पीड कभी माइनस में नहीं जाएगी। तो ये हो गई आर के लिए। अब अपीयर, पी के अपीयर होने के लिए, उत्पादन के लिए पी के प्रोड्यूस होने की दर क्या होगी,
वो भी देख लेते हैं। पी के प्रोड्यूस होने की दर क्या होगी, ये भी देख लेते हैं। पी के उत्पादन की दर हिंदी में लिखेंगे, उत्पादन की दर, पी के उत्पादन की दर ये क्या होगी। तो आर इक्वल टू सांता में परिवर्तन, किसकी सांता में, पी की सांता में परिवर्तन है ना। पी की सांता मतलब डेल्टा, डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी। क्लियर है। डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी यही है जो बाद में एक्स है तो एक्स, माइनस तो माइनस, जीरो तो जीरो, अपान में ये क्या होता है टी माइनस जीरो, यही तो होता डेल्टा टी। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स से जीरो गया तो एक्स ही आएगा, टी से जीरो गया तो टी आएगा, तो वही आ गया। हाँ यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वही आया। देखो आर के जो डिसअपियर होने की दर है और पी के जो प्रोड्यूस होने की दर है वो दोनों क्या आ रही हैं, एक्स बाई टी ही आ रही हैं, एक्स बाई टी आ रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल आ रही हैं। इक्वल आनी भी चाहिए भाई। जिस दर से अभिकारक घटेगा उसी दर से उत्पाद बढ़ेगा। बात समझ में आ रही। जिस दर से ये घटेगा उसी दर से ये बढ़ना चाहिए, तभी ना कहेंगे आप क्या हो रहे हैं। उत्पाद जो अभिकारक लिए वो कहीं और थोड़ी ना जा रहा है, उत्पाद में ही तो बदल रहा है। जितनी स्पीड से घटेगा उतनी स्पीड से ये बढ़ेगा। तो वो सच बात है, देखो क्या है वो सच बात है। आज हमें पता चल गया कि हकीकत है, ये प्रूव हो रहा है इन दोनों से ना, सच बात है। तो सच बात है तो हम अगर जब रेट लिखेंगे तो हम इक्वल में लिख सकते हैं। बात समझ में आई। तो हमें अगर रेट लिखनी होती तो हम इक्वल में लिख सकते थे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी जगह चाहिए, हम इधर यूज कर लेते हैं, ठीक। तो इक्वल में लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो रेट होगा, अगर हम आर के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं तो माइनस पहले से लगाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ये रिएजेंट है अभिकारक, माइनस लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा आर लिख देंगे। आर की सांता में पड़ता तपान में डेल्टा टी लिख देंगे। क्लियर है। फिर इक्वल में क्या लिखेंगे, अब पी के लिए लिख रहे हैं तो डेल्टा पी लिख देंगे, डेल्टा पी लिख देंगे, अपान में डेल्टा टी लिख देंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। यही रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आई। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता समझाता ना यहाँ पे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती। इन दोनों को इक्वल कैसे लिख देते हैं हम, इन दोनों को हम इक्वल में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आर है वो भी 1 है, जो पी है वो भी 1 है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 लिया है। अगर ये अलग अलग होता तो क्या होता, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। ये अलग अलग होगा तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे तुमको बुक में। तो आज कॉन्सेप्ट करने के बाद न्यूमेरिकल करना है। इसके न्यूमेरिकल खुद से करना बुक से, तो क्योंकि वहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जैसे मैंने बताया अभी कॉन्सेप्ट, कंज्यूम होने की दर और प्रोड्यूस होने की दर। तो आप टाइम को मत देखें बेटा, अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है तो आज के लेक्चर में फिर इतना रखेंगे, क्योंकि ये अभी जानना है, इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये छूट जाएगी। अभी बंद कर दो लेक्चर जैसे कि, तो कल बताऊंगे तो कन्फ्यूजन में आओगे। अभी ताज़ा मामला है तो पूरा कॉन्सेप्ट हो ही जाने दो। तो देखो, मान लो रीजेंट जो था वो 2 थे प्रोडक्ट, 2 रीजेंट से हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन रहे थे। कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट। मतलब ये 2 डिसअपियर होते थे तो 3 प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है ना, मतलब ये 2 लगाते हैं तो 3 हमको ये मिलते हैं। क्लियर है, ऐसा होता है, ठीक। तो इसके लिए इनिशियल में क्या है, T0 है, ये इसकी सांता मान लो ए, सांता क्या है प्यारे, ए। तो ये कितना है, 0 है। अभी क्या कितना है, 0 है। मान लो टी कितना बीता, टी बीत गया कुछ, टी क्या होगा, टी बीत गया, टी समय बीत गया, टी तो क्या ए से कुछ सांता घट जाएगी, ए से कुछ सांता घट जाएगी। अभी हम एक्स घटा रहे थे, एक्स भी घटा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, एक्स घटा सकते हो। मतलब जो, लेकिन हम थोड़ा इजी बनाना चाहते हैं, समझने में थोड़ा आसानी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो चीज़ समझानी है वो ऐसे ही समझा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये लिए है ना,
स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है आर का? 2 है। तो भाई एक था तो एक से घटाते थे, अभी एक था तो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना था पहले वाले रिएक्शन में? आर से पी बन रहा था, आर से पी बन रहा था, एक आर था, यहाँ पे 2 आर। एक के लिए एक से घटाते तो 2 के लिए हम 2 एक्स घटा रहे हैं, 2 के लिए मतलब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक लेके ही हमको घटाना है। ठीक बात समझ में? तो यहाँ पे ये कितना बनेगा? ये कितना 2x नहीं बनेगा भाई, 2 डिसअपियर हो रहे हैं तभी ना 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, 2 से खत्म होने से 3 बन रहे हैं प्रोडक्ट। तो अगर 2 यहाँ पे 2 घटेगा तो 3 बनेगा, ये 3x बनेगा। बात समझ में आई? ये चीज़ समझ गए तो तुम मजे हैं, तो नहीं समझ पाए तो जान लो फिर। भाई यहाँ पे 2 खत्म होने से 3 बन रहे थे प्रोडक्ट, तो यहाँ भी 2 घटेगा तो 3 बनेंगे ना प्रोडक्ट में। मतलब ये 2 लेंगे तो ये 3 बनाएगा तो बनाएगा, मतलब यहाँ पे अगर 2 खत्म करेंगे तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 बनेंगे, 3x। क्लियर है? तो ये फिर ठीक है, अच्छा है तो अच्छा है। चलो आगे, तो हो गया हमारा काम। तो रेट ऑफ कंजप्शन लिखते हैं आर के लिए। ठीक, आर के विलोपन की दर, विलोपन की दर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। विलुप्त होने की दर, विलुप्त होना, विलोप होना ना, एक ही बात, मतलब गायब होना। ठीक है, अब हिंदी में तो बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, अब आर लिखेंगे तो ये क्या है? ये रीजेंट है, अभिकारक है, तो माइनस हम पहले से लगा देंगे, माइनस हम पहले से लगा देंगे। क्लियर है? डेल्टा आर अपान में क्या? डेल्टा टी, यही होगा। माइनस क्यों पहले लगा दें? अभी मैंने समझाया था जस्ट पहले। तो अभिकारक के लिए जब भी लिखें तो माइनस पहले झोंक देना बस। तो बाद वाली सांता, बाद वाली सांता ये है ए माइनस 2x, ए माइनस 2x। क्लियर है? ए माइनस 2x, यही ना है। और पहले वाली सांता कितनी? ए माइनस ए कर देंगे अपान में, यही है टी माइनस 0। बाद वाला समय टी, पहले वाला 0। ये माइनस का 2, ये बाहर तो माइनस है, अपान में टी, माइनस माइनस प्लस 2x अपान में टी आया, 2x अपान में टी आया, 2x अपान में टी आया, है ना? 2x अपान में टी आया। अब P के लिए, प्रोडक्ट के लिए लिख लेते हैं। P के उत्पादन की दर, P के उत्पादन की दर, P के उत्पादन की दर P के उत्पादन की दर क्या होगी? डेल्टा P अपान में डेल्टा टी। डेल्टा P क्या है? 3x, बाद वाला इनिशियल वाला 0 अपान में टी माइनस 0, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? आर 3x अपान में टी, 3x अपान में टी। अब ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना इक्वल। इक्वल तो आने चाहिए, रेट में तो इक्वल आने चाहिए ना। अभी तो मैंने समझाया था। और यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहे, बराबर कहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ का 3 खत्म हो जाए, यहाँ का 2 खत्म हो जाए तो बराबर हो जाएगा, तब बराबर हो जाएगा। तो क्या कर दें हम? क्या कर दें हम? तो यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें 3x अपान में टी में, तब 3 से 3 खत्म हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? x/t आ जाएगा, है ना? और यहाँ पे क्या करें? 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2x अपान में टी में, तो ये भी x/t आ जाएगा। अब हो गया बराबर, अब हो गया बराबर। क्लियर है? अब बराबर हो गया। क्लियर है?
तो विलोपन की दर तो बस यही होती है, विलोपन की दर यही हुई है, बात समझ में आई, विलोपन की दर यही हुई है इसकी, और उत्पादन की दर भी यही हुई है इसकी, लेकिन रेट के लिए ये करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब हम रेट लिखेंगे तो हम जो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किए, 1/3 से, 1/3 से, तो 1/3 कहाँ से आया, ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3 है। तो मतलब जो स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक होता है उसी से क्या कर देते हैं, उसी को 1/1 करके मल्टीप्लाई करना है, बस बात समझ में आई। यहाँ पे तो देखो आर के लिए स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर है। तो जब भी रेट लिखना होगा, अगर स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक अलग अलग है, यहाँ पे स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक हमने अलग अलग लिया, यहाँ पे दोनों सेम थे, यहाँ पे दोनों क्या थे, सेम थे, तो केस अलग था, यहाँ पे ये केस अलग हो जाता। स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक जब रीजेंट के और प्रोडक्ट के अलग अलग हों तो बस 1/ उतना ही करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिख देना है, तभी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रेट लिखना होगा तो आर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो आर के लिए लिखेंगे तो 1 क्या कर देंगे, माइनस लगाएंगे पहले, प्रोडक्ट के लिए, रीजेंट के लिए, अभिकारक के लिए लिख रहे हैं तो माइनस लगा दिए, फिर क्या करेंगे, स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक इसके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे, डेल्टा आर अपान में डेल्टा टी, यही ना लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे, और इसके इक्वल में क्या होगा, इसके इक्वल में ये होगा 1/3 डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी, ये जाएगा, क्लियर है। ऐसे लिखेंगे रेट, फिर अगर स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आई। ये चीज़ समझ गया है तो आसान होगा, आगे न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी फिर। तो रेट के लिए है, अगर डिसअपियर होने के लिए लिखते तो सिर्फ इतना ही बहुत है, सिर्फ इतना ही लिखते, बात समझ में। अब पूछेगा तुमको आर के विलोपन की दर बताओ, तो बस इतने का ही मान निकालना है, उसमें फिर वहाँ पे 1/2 करके ना निकालना, बात समझ में आ रही। मतलब रेट के लिए है वो लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ रही। तब अगर रेट इक्वल में लिखना है तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा तुमको, रेट इक्वल में ऐसे नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऐसे इक्वल में नहीं होती। देखो ना, यहाँ पे हमें स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक से क्या करना पड़ा, 1/ करके स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक से करके मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ भी वही करना पड़ा, तभी हमें बराबर हुई ये दोनों। तो हमें स्टॉइकोमेट्रिक गुणांक से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी हम उनको बराबर में लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आज के अब क्वेश्चन लगा लेना, इसके क्वेश्चन इसके लगा लेना, क्वेश्चन लगा लोगे तो अच्छी बात है, और फिर हम उसके आगे कल देखेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन और भी आगे और भी कई तरह के रेट हैं उनको देखेंगे कल।